महाराष्ट्र में रियल एस्टेट रेगुलेटर के लिए नियम सरकार जारी कर चुकी है। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये नियम ग्राहक को कम ताकत दे रहे हैं और बिल्डर को ज्यादा सहूलियत। जिस बिल के जरिए रियल एस्टेट के बिजनेस में पारदर्शिता आने की उम्मीद की जा रही थी, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियम उसी बात की सबसे ज्यादा अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन आप इस पर अपनी आवाज उठा सकते हैं हमारे साथ। आज से सीएनबीसी आवाज एक मुहिम शुरू कर रहा है जिसमें हम रोज रेगुलेटर नियमों की खामियों को आपके सामने रखेंगे। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ दो बड़े गेस्ट हैं, लीगल एडवाइजर विनय सिंह साहब, जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं इस पर, और कंज्यूमर एक्टिविस्ट रमेश प्रभु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम दर्शकों को यही बता दें कि आप इस पर अपनी आवाज कैसे उठा सकते हैं। आप जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की साइट पर, वहां पर आप इस बिल का पूरा ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप उन्हें मेल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शंस के साथ में, और साथ ही एक पता है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग डिपार्टमेंट का है, उस पर आप चिट्ठी लिखकर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। अब भेजेंगे क्या, कहां दिक्कत है, ये सारी बातचीत हम करते हैं। विनय साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। पहले भी इस पर बातचीत कर चुके हैं, खासतौर पे जो ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हुए नियम थे जो केंद्र सरकार ने अपने बिल में ड्राफ्ट किए थे, बड़ा साफ साफ लिखा था उसमें बिल्डर की रेपुटेशन, उसका पास्ट वर्क से लेकर इस तरह की चीजें थी। मसलन कि आपका जो एग्रीमेंट होता है उसकी कॉपी कैसी होगी, जिस पर हमेशा से विवाद रहा है। ऐसे सारे नियमों को अब इन्होंने सामने लाने से मना कर दिया। आप रेगुलेटर को तो ये सारी जानकारी देंगे बिल्डर, लेकिन आप और मैं उसे देख नहीं सकते उस वेबसाइट पर जो बनेगी। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं कि इसमें अब जो सुझाव भेजने वाले हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो कैसे पढ़ें, क्या देखें और क्या भेजें। मैं समझता हूं सबसे अहम चीज है कन्वेंस। आज आप देखेंगे लाखों इमारतें हैं मुंबई शहर में जहां कन्वेंस नहीं है, और गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पता है कि ये कितना सीरियस मामला है, नहीं तो डीम कन्वेंस जैसी प्रोविजन लाई नहीं जाती। अगर डीम कन्वेंस लाए तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। तो अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप मानते हैं ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो कन्वेंस का ऑप्शन आप क्यों एक तरीके से बिल्डर के हाथ में दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है बिल में कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब आप ओसी के आने के 1 महीने में करेंगे, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब हम कहते हैं एग्रीमेंट तो वो एग्रीमेंट वन साइडेड होती है। बिल्डर एग्रीमेंट बनाता है और आपको उसमें वो चेंज करने देता नहीं है, आपको घर लेके जाके पढ़ने को भी नहीं देता है, वकील को आपके खुद के वकील को दिखाने की बात तो दूर रही। तो जब ये सब चीजें आपको पता है तो ये यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए थी कि आप कन्वेंस का जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी रखिए, उसमें लीवे मत दीजिए। लेकिन यहाँ तो खोल दिया, कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्डर एग्री करेगा 10 साल के बाद दूंगा कन्वेंस, तो 10 साल के बाद है। अब लेआउट है तो लास्ट बिल्डिंग के बाद आप करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, आज एक लेआउट प्रोजेक्ट है बोरीवली में जो एक बड़े बिल्डर ने 25 साल लगाए हैं पूरे करने में। तो क्या 25 साल मेरी कन्वेंस नहीं होगी? तो इस किस्म की चीजें काफी सारी तकलीफें रहती है। लेआउट को तो कंसिडर ही नहीं किया है। मैं आपको 15 लेआउट बताऊंगा जब बिल्डिंग 1 की पानी की टांकी दूसरे बिल्डिंग में। तो कल अगर आप उनको अलग भी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहली बात हो गई कन्विंस, तो लोग यहाँ पर कन्विंस पर जो नियम आ रहे हैं उस पर अपना ऑब्जेक्शन लिखकर भेज सकते हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं लेआउट, क्योंकि हाँ इसमें यह भी है कि लेआउट प्लान आपको डालना ही नहीं है। लेआउट प्लान के मतलब आपकी कन्वेंस वगैरह सब आगे चल के होगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल इश्यूज है वो तो किधर किसी ने कंसिडर किया ही नहीं है। दूसरी बात एग्रीमेंट की है। अब मोफा एग्रीमेंट में कोई क्लॉजेस थे वो मैंडेटरी थे, जहां आपके परमिशंस वगैरह के हैं वो सारे क्लॉजेस मैंडेटरी थे। अब ऐसी कोई ड्राफ्ट प्रोविजन में मेंशन है ही नहीं, इतना ही सिर्फ लिखा गया आपकी ये एग्रीमेंट है, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, जिस तरीके से बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप रेरा बिल के अगेंस्ट नहीं जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ड्राफ्ट एग्रीमेंट में एक रूल है कि आप कोई भी एस्केलेशन नहीं कर सकते जी, कोई अनलेस कोई गवर्नमेंट ने कुछ फीस बढ़ा दी है। लेकिन वो क्लॉज ऑप्शनल है, तो बिल्डर उठा के फेंक देगा बाहर। तो आपकी मॉडल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? राइट। तो इसके ऊपर भी आपको चर्चा करनी है कि डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। जो रूल 20 है, जो सारे डिस्क्लोजर्स उड़ा दिए वो मैंडेटरी होने चाहिए जैसे रेरा एक्ट में है। मॉडल एग्रीमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, काफी सारी चीजें मैंडेटरी चाहिए। और मैं एक चीज और कहूंगा, कानून आप कितना भी अच्छा बना लीजिए, जब तक इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप
प्यूनेटिव मेजर्स, जेल टर्म्स, कोई चीजों के लिए मैंडेटरी रखी है। जैसे कॉमन फ्रॉड है, एक बिल्डर एक फ्लैट 6 लोगों को बेच देता है, इसमें आपको उसको छूट देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जेल भेजना है, तब जाके ये प्रैक्टिस बंद होगी। राइट, सही कह रहे हैं आप। रमेश जी, आपसे चूंकि पहले बहुत विस्तार में बातचीत, मैं आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन जानना चाहता हूं कि आप भी इस कानून को कमजोर मान रहे हैं, जो ग्राहक है उनके हितों के खिलाफ मांग रहे हो, पारदर्शिता जिसकी बात कर रहे हैं विनय जी ने भी जिस पर रोशनी डाली, क्या वो इससे बिल्कुल गायब है? देखिए, पहला जो रेरा आया वो पारदर्शिता के लिए आया है, तो पूरे जो नियम बनाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, इसमें पारदर्शिता कम किया गया। अभी शुरुआत करते हैं कि डिस्क्लोजर, जिसा आपने शुरुआत में ही बताया कि रेरा में ये बताया गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को साथ देना है बिल्डर को, वो सब पब्लिक व्यू के लिए होना चाहिए। ये तो मूल कायदा ही बता रहा है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसको बंद किया है। मतलब वो बोलते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप दे दीजिए, लेकिन ये पब्लिक व्यू को नहीं रहेगा। पब्लिक व्यू में क्या क्या नहीं रहेगा, ये सब ऑब्जेक्शन हमें लेना है। जब हम ऑब्जेक्शन और सजेशन लेते हैं तो हमें ये करना है कि कम से कम 3 कॉलम बनाए जाए, जिसमें पहला रूल नंबर कौन से आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो, एग्जिस्टिंग रूल क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल क्या बता रहा है, और हमारा सजेशन क्या है, किस तरह से हम इसको चाहते हैं, और आखिर कॉलम में हमारा रिमार्क लिख सकते हैं क्यों हम ये चाहते हैं। शुरुआत हम करते हैं कि डिस्क्लोजर जब हम बताते हैं तो वो रूल में ये बताना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम में सेक्शन 4 में ये बताएगा कि जितने भी डेवलपर जो भी डॉक्यूमेंट देगा, सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, या आपका कितना एफएसआई होने वाला है, ड्राफ्ट एग्रीमेंट क्या होने वाला है, कन्वेंस क्या होने वाला है, उसके ऊपर प्लॉट कैसा होगा, कॉमन एमिनिटीज क्या होगा, ये सब जितने लोगों के साथ डॉक्यूमेंट हुआ, और डिक्लेरेशन जो 70% पैसा मिलने वाला है वो एस्क्रो अकाउंट में होने वाला है, वो एस्क्रो अकाउंट किधर होने वाला है, ये सब डिटेल आप ग्राहकों को वेबसाइट में रखना चाहिए। ये कानून बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया तो उसको बैलेंस व्यू से ही लेके किया है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस व्यू नहीं है, ये बिल्डर का खिलाफ जा रहा है, ये सब दिखाते हैं, तो ये गलत होगा, ऐसा इनका मानना है, इसके लिए उन्होंने उसको रोक दिया है। तो मेरा ये मानना है कि सब लोगों को ये सजेशन देना है, आप मूल कायदा को लेकर ही नियम बनाइए, उसको आप चेत करते हुए, उसको कमजोर करते हुए नियम मत बनाइए। ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा हम देखेंगे तो पार्किंग। देखिए, मेरा ये नहीं बनना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, जहां आप एफएसआई यूज करते हो, जिसको क्लोज गैरेज बताया जाता है, उसको आप बेचिए, तो उसको बेशक आप एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। इधर इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में ऐसा प्रचलित नियम है कि ओपन कार पार्किंग या स्टिल्ड कार पार्किंग बेचा जाता है, इसके लिए जो इलीगल चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस नियम में वो कार पार्किंग बेचने को अलाउ कर दिया है, अलाउ किया है, तो उसको किधर ना किधर रोकना चाहिए। ये दूसरा है, जैसा कन्वेंस के बारे में तो बताया गया, देखिए फेज वाइज डेवलपमेंट, जब फेज वाइज डेवलपमेंट की बात व्याख्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये नहीं बताया कि क्या जमीन होगा, उसके ऊपर कितना बांधकाम होगा, तो जमीन भी एक फेज वाइज डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। जबकि हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेज वाइज डेवलपमेंट को ऐसा उन्होंने व्याख्या दिया है जिसमें फ्लोर वाइज को फेज वाइज बनाएगा, मतलब पहला 2 फ्लोर होगा वो एक फेज होगा, तीसरे से चौथा फ्लोर या 5वां फ्लोर का दूसरा फेज होगा, फिर तीसरा फेज होगा। इस तरह से उनका ये बताना है कि जैसे जैसे एफएसआई बढ़ता है, जैसे जैसे प्लान बनता है, तो एक बिल्डिंग का प्लान भी आप हर बार बदल सकते हो, और वो भी बिना ग्राहकों को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया कि जब आपने फ्लैट बेचा, 2/3 लोगों का जब तक आप सम्मति नहीं लेते हो, उसका प्लान नहीं बदल सकते हो। इधर यह बताया गया है कि आप फेज वाइज डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे जैसे एफएसआई बढ़ता है तो आप फ्लोर बनाते जा सकते हो। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि प्रपोज प्लान आप दीजिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया कि आपको सैंक्शन प्लान देना चाहिए, सैंक्शन प्लान देने के बाद ही आप बेच सकते हो। इधर इन्होंने बताया कि अपना नियम में आप प्रपोज प्लान दे सकते हो, फ्यूचर एफएसआई कैसा होगा, क्या ये है कि आप देंगे जो भी प्रपोज और सैंक्शन, और वो आपको और मुझे दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ अथॉरिटी देखेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो भी दिखाई नहीं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि इसमें से ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके अप्रूव प्लान वगैरह है, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इसको जो वैसे भी मौजूद है, उसको छुपाने की क्या जरूरत है। जैसे कोई बिल्डर्स कह रहे थे कि भाई ये क्यों हम आपको बताएं, क्यों नहीं बताएं, आपका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मुझे पता नहीं तो मैं आपके प्रोजेक्ट में बुक क्यों करूं। और हमें मेरे ख्याल से किसी शो में जब आप भी थे तो किसी बिल्डर ने कहा था कि इससे ब्लैकमेल करते हैं लोग, और ब्लैकमेल तब होता है जब आप गलत काम करते हैं, आप गलत काम करिए नहीं। वैसे भी आरटीआई में ये चीजें उपलब्ध हैं, बिल्कुल आरटीआई में उपलब्ध है।
राइट। तो चलिए यहाँ पर पप्पू साहब, ये तो जो कुछ बातें हो रही थी, इसके अलावा ऐसी चीजें भी गायब हैं कि आप फ्लोर वाइज डिटेल नहीं देंगे, कितने फ्लोर पे कितना कंस्ट्रक्शन करेंगे वो डिटेल नहीं देंगे, कितना ऊंचा जाएगा बिल्डिंग वो भी नहीं देंगे, एफएसआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं देंगे। और दूसरा बहुत दुख की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया कि एग्रीमेंट करते टाइम आपको सिर्फ 10% का अमाउंट देना है। जैसे आप 10% अमाउंट देते हो तो आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, बट ये नियम बता रहा है कि आप 30% अमाउंट देने के बाद ही आप एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो। इतना उल्लंघन आप स्टेट गवर्नमेंट, जबकि आपके पास इस राज्य में पहले से कानून था जहां 1 रुपया भी बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। में 1 रुपया भी आप अगर लेते तो पहले आपको रजिस्टर करनी पड़ती। अब 10% तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, और आप जैसे रजिस्टर करने जाएंगे आप 30% लेकर के रजिस्टर करेंगे। ये थोड़ा लोन लेने वाले के लिए सब थोड़ा सा दिक्कत होती है। और आखिर में देखिए आपको टर्मिनेशन, देखिए एक तो टर्मिनेशन का क्लॉज नहीं होना चाहिए, उसको कैंसलेशन क्लॉज होना चाहिए। एक दूसरा मतलब आप बता रहे हैं कि ये एक ऐसा क्लॉज आ गया है जो घर खरीदार के हाथ से सब कुछ निकाल देगा। मतलब बिल्डर चाहे तो आपके पूरे एग्रीमेंट को, आपकी पूरी सेल जो आपका बिक्री है, जो भी आपकी डीड हुई है, उसे कैंसिल कर देगा। यस, कर सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब हमने क्या देखा है लास्ट 10 साल में, हमने जो देखा है कि जब बिल्डर 6-7 साल तक नहीं देता और उसके बाद वो कहता है कि आपको पैसे चाहिए आप ले जाइए, मैं आपको चलिए 18% इंटरेस्ट देता हूं, लेकिन तब तक भाव इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो 18% इंटरेस्ट लेकर के वो बेचारा आदमी ग्राहक जाएगा कहां। राइट। तो 3000 में बुकिंग की, आज 15,000 चल रहा है। मेरा ये बताना है कि आप म्यूचुअली कैंसिल करिए। यदि डेवलपर को नहीं चाहिए, वो उनको नोटिस देंगे तो एक दूसरा मिलके जो भी इंटरेस्ट है वो देके कॉम्पनसेशन देंगे, उसको कैंसिल करिए। आप एक बार रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसको आप 7 दिन का ईमेल नोटिस भेजकर तो आप उसको एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं वन साइडेड, विच इज वेरी रॉन्ग। जब हम डेवलपर को ये बात करते हैं वो बोलते हैं कि यदि आप एग्रीड हो आप हम कैंसिल करेंगे, 6 महीने के बाद पेमेंट देंगे। उसमें कायदा में बेकायदा अपना नियम में लिखा है कि 6 महीने के बाद पेमेंट आप करेंगे, और जैसे ही टर्मिनेशन होगा तो आप दूसरे को बेच सकते हैं। मतलब एक ही फ्लैट आप मान लीजिए मेरे से 90% पेमेंट ले चुके हैं और फिर 8 दिन में कैंसिल करते हो और तीसरा आदमी को आप बेचते हो, क्योंकि नियम इस तरह से बनाया आपने, तो ये गलत है। तो यदि कैंसिल करना है 30 डेज या 90 डेज का आप टाइम दीजिए, ये पेमेंट नहीं देता है तो आप रेगुलेटर के पास जाइए, रेगुलेटर उसको निर्णय देगा ये टर्मिनेशन सही है, क्योंकि रेगुलेटर किसके लिए अपॉइंट किया। और दूसरा जो हमने देखा है कि आप 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर आप पेमेंट ले रही है जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जबकि 10,000 स्क्वायर मीटर का आप डेवलपमेंट करते हो 10,000 रुपए लगेगा, जबकि मुझे एक कंप्लेंट डालना है बिल्डर के खिलाफ एज ए ग्राहक तो मुझे 10,000 रुपए देना है। तो हालांकि सेंट्रल लॉ बता रहा है कि सब 1,000 रुपए आप दीजिए, इधर तो 10,000। मतलब ग्राहकों को आपको रेगुलेटर के पास लाना ही नहीं है, तो आप जितना जाते हैं उतना दूर लगाने की कोशिश हो रही है। इसका मेन जो, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, और बहुत सारी बातें भी आ गई हैं दर्शकों के लिए, तो उतना उनको ऑब्जर्व करने का टाइम दे देते हैं कि अगर कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठे हैं तो नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये सजेशन आपको भी भेजने लगातार, जैसा मैंने कहा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि कहां आपको भेजने हैं, चाहे आप चिट्ठी लिखें चाहे मेल करें। तो हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे तो इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे, साथ में अपने लीगल एक्सपर्ट से ये भी पूछेंगे कि आप जो लैंग्वेज लिखेंगे वो क्या होनी चाहिए, क्या सिंपल लिख सकते हैं या थोड़ी सी कानूनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ये बातें होंगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ले आई है रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए नियम, लेकिन ये नियम लग रहा है कि जैसे बिल्डर की तरफ झुके हुए हैं और घर खरीदारों को इनसे कम ताकत मिल रही है। अब सरकार ने 23 दिसंबर तक इस पे आपके सुझाव मांगे और आपके सुझाव ऐसे होने चाहिए ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ ये परिवर्तन होने चाहिए। लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ईमेल आईडी जहां पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर आप चिट्ठी लिखकर भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, पता आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बाकी हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विनय साहब, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये जो ट्रांसफर वाली जब बात आती है कि आपको फ्लैट बेचना है और बिल्डर का एनओसी चाहिए, वहां पर बड़ा झोल झपला होता है कि बिल्डर आपसे काफी पैसे मांग लेता है, एज गुड एज की 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो बातचीत में हम कर रहे थे। इसके लिए ये कानून या ये नियम क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्डर जो ट्रांसफर चार्जेस मांगता है वो सरासर इलीगल है। एक बार उसने फ्लैट अगर बेच दिया है किसी को तो उसके ऊपर अब कोई हक नहीं रहा। मोफा के तहत तो आपके पास अगर 10 एग्रीमेंट है तो आपको इमीडिएटली सोसाइटी बनानी चाहिए थी, इवन विदाउट वेटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन टू बी कंप्लीट। लेकिन बिल्डर इसका मौके का फायदा उठाता है और इस हद तक बातें पहुंच गई कि आज 500 रुपया स्क्वायर फुट तो आम हो गया है। और मैंने देखा है कि 1000 रुपया स्क्वायर फुट भी बिल्डर मांग लेता है सिर्फ एक एनओसी देने के लिए कि आप फलाने आदमी को बेच सकते हैं।
तो वो आदमी क्यों आपके पास मांग रहा है? क्योंकि जब वो बैंक से लोन लेने जाता है, बैंक चाहता है कि कोई जिम्मेदारी ले। राइट। अब एक्चुअली बिल्डर का कोई इख्तियार है नहीं इस चीज पर, उसने तो बेच दिया है, तो वो किस चीज का एनओसी दे रहा है, आपको क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, ये हमें किसी को समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक सर्कुलर जारी किया था कि रजिस्ट्रार जो सब रजिस्ट्रार रजिस्टर करते हैं एग्रीमेंट, वो इस किस्म की एनओसी नहीं मांगेंगे, लेकिन वो पहले भी मांगते नहीं थे। तो सर्कुलर का मतलब क्या था किसी को समझ नहीं आया। मैं सोचता हूं कि अब जो रेरा रूल्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है उसमें उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि तो कोई भी उसके बारे में खामोश है, अभी खामोश कुछ भी नहीं है कि कोई भी इस किस्म का एनओसी बिल्डर से मांगेगा नहीं। तो अगर ये स्पष्ट हो गया तो आज जो दिक्कतें ग्राहक को फेस करनी पड़ रही हैं जब वो रीसेल करने जाते हैं, सोसाइटी नहीं फॉर्म हुई होती है, ये सारी एक स्ट्रोक में हट जाएंगी। राइट। या मांगेंगे तो भी वो 15 दिन के अंदर देना चाहिए, ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए मतलब इस पे क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। इससे बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन ये लोन देने वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक ये चाहेगी कि एनओसी दिया जाए ताकि उन्होंने किसी न किसी को दिया होगा तो रिकॉर्ड में नहीं आता है। इसके लिए उधर क्लैरिटी आना चाहिए कि 8 दिन या 7 दिन के अंदर उन्होंने एनओसी देना चाहिए, अदरवाइज इट इज डीम्ड टू हैव बीन गिवन एनओसी, समथिंग लाइक दैट। इस पर स्पष्टता आनी चाहिए। इसके अलावा रमेश जी, अब जब बात है कि कोई जो दर्शक सुन रहे हैं वो कुछ भेजना चाहते हैं, तो अब ये देखिए, ये जो कानून या नियम आए ये भी टेक्निकल भाषा में, सरकारी भाषा में, या हम कहें कि कानून की भाषा में। अब जब कोई भेजेगा तो क्या वो सिर्फ एक ऐसे टाइप का लिख दे, एक चिट्ठी जैसी लिख दे, या कुछ ध्यान रखे ताकि वो चीजें कंसिडरेशन में आए? देखिए, जब भी हम ऐसे नियम जब आता है उसका सजेशन ऑब्जेक्शन देते, उसको एड्रेस टू दी अथॉरिटी, जो ईमेल लिखा है उधर ही देना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट कायदा बनाते हैं उधर, ये हाउसिंग डिपार्टमेंट कायदा बना रहा है, इसके लिए आपको एड्रेस टू हाउसिंग सेक्रेटरी करना चाहिए एंड मंत्रालय, हाउसिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाउसिंग डिपार्टमेंट, मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये हो गया। और दूसरा, जब हम करते हैं कि सजेशन ऑब्जेक्शन कौन सा कायदा के ऊपर, ये नियम, क्योंकि इन्होंने 4 नियमावली लाया है, एक नहीं है। क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट का अलग है, एपिलेट अथॉरिटी का अलग है, फिर पेनल्टी प्रोविजन का अलग है, और वेबसाइट एंड डिस्क्लोजर रजिस्ट्रेशन का है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वेबसाइट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ये है। उसको लेकर आप कौन सा कायदे के ऊपर सजेशन दे रहे हैं, उसके बाद उसके बाद आपको पॉइंट वाइज जाना चाहिए। पॉइंट वाइज सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी पॉइंट वाइज करते हैं आप उतना अच्छा है। दूसरा, आपको कौन सा नियम के ऊपर आपको ध्यान देना है, नियम नंबर ये, नियम नंबर ये, 2, नियम नंबर 3, जो भी नियम है, और उसके बाद उसमें क्या लिखा है, अभी क्या लिखा है वो आपको स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, जैसे कि प्रपोज चेंजेस, मान लीजिए इधर लिखा है कि कार पार्किंग कैन बी सोल्ड, तो आपको लिखना चाहिए कार पार्किंग कैन नॉट बी सोल्ड। क्यों ऐसा? तो बाद में लास्ट में आपको रिमार्क लिखना चाहिए क्यों आपको लगता है कि ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या आपका। दूसरा है, बताइए कि हमने डिस्क्लोजर नहीं रखा है, तो डिस्क्लोजर जो है रूल नंबर 3 में लिखा है, तो उसमें लिखा है कि रूल नंबर 4 में वो डिस्क्लोजर आपको पब्लिक नहीं करना चाहिए। आपको ये लिखना चाहिए कि जब रूल नंबर 3 में सब डिस्क्लोजर मांगा है, ये अथॉरिटी के पास है, वो भी आपको सबको ओपन करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम के हिसाब से। राइट। तो इस तरह से जब आप करते हो तो वो कंसिडरेशन में आएगा, और उसको ध्यान में रखेगी। तो ये बात आपने समझ ली, कैसे आपको लिख के भेजना, सिर्फ एक अपना सजेशन नहीं लिख देना, बाकायदा उसको सही तरीके से ड्राफ्ट करना है, ताकि जब वो पहुंचे मंत्रालय में तो उसको उसी अंदाज में कंसिडर किया जाए। क्या दिक्कत है आपको, ये सरकार को समझ में। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हैं। तो सीएनबीसी आवाज पर जारी है ये मुहिम, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र का रेरा कानून या रियल एस्टेट रेगुलेटर ग्राहकों के लिए तो कुछ खास लेकर नहीं आया, लेकिन बिल्डरों को सहूलियत देने की बात करता है। लेकिन आप इस पे अपने ऑब्जेक्शन, अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। 23 तारीख तक का वक्त है। कहां भेजना है स्क्रीन पर आप लगातार देख पाएंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, तो आखिरी चरण में हम कार्यक्रम में, विनय साहब, इसके अलावा और क्या बात हम इसमें ले सकते हैं या ध्यान देने योग्य है, जो आप मुझसे बात कर रहे थे अभी, तो और कहां फोकस होना चाहिए जब लोग इसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं टाइटल एक बहुत अहम चीज है। अगर बिल्डर के पास जमीन का टाइटल नहीं है तो वो आगे आपको क्या टाइटल देगा, तो आपका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। और ये कॉमन प्रॉब्लम हमने देखा है कि बिल्डर जब जमीन का टाइटल या तो खरीदता है या डेवलपमेंट राइट्स लेता है, तो कभी कभी कोई छोटा सा को ओनर होता है जिसके पास 2%, 5%, 10% शेयर है, बिल्डर उसके साथ डील ही नहीं करता। अब आगे जाकर के कुछ लिटिगेशन हो जाती है, सारा प्रोजेक्ट आपका रुक जाता है, पोजेशन 5, 6, 10 साल डिले हो जाती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड होनी चाहिए। आप सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वो टाइटल डिस्क्लोज करे वेबसाइट पे, कोई उसे देखे
कोई उसे पढ़े और अगर उसका टाइटल सही नहीं है तो मैं नहीं समझता हूं कि बिल्डर को आपको परमिशन देनी चाहिए आगे प्रोसीड करने की। पहले आप जमीन का टाइटल क्लियर करिए, फिर आपके प्लान अप्रूव कराइए और फिर ही उसको परमिशन देनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की। लेकिन अभी टाइटल के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। हाँ। वो भी वेबसाइट पे डालने की जरूरत भी नहीं है, यानी आप और मैं उस टाइटल को नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। और अगर आगे कुछ होता है तो फिर वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में और फिर वो एक लंबी लड़ाई की बात हो जाएगी। रमेश जी, और क्या चीजें कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर जब आप इस पे अपने सजेशन देने जा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में मोर देन 50 to 60% रीडेवलपमेंट हो रही है। राइट। तो रीडेवलपमेंट जब होते है, एक स्लम रीडेवलपमेंट भी होगा तो वो अपना स्लम भी दे देता है, अपना घर दे देता है, जिसको भी उसने खर्चा किया है। उसी तरह से सेस बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, सोसाइटी का है, तो ये जो है पूरा रीडेवलपमेंट को इन्होंने निकाल दिया है, इसमें रखा ही नहीं। जबकि सेंट्रल एक्ट ये बता रहा है कि आप जो भी डेवलपमेंट करते हो वो सब इसमें आना ही चाहिए, क्योंकि वो कंसिडरेशन दिया, आप अलॉटमेंट करने वाले हो। अभी हमारा रीडेवलपमेंट को लेके कोई इश्यू है तो हम किधर जाए, हमें कंज्यूमर कोर्ट जाए कि सिविल कोर्ट में जाए? ये सब रोकने के लिए तो ये रियल एस्टेट आया है। तो आप इसको सब ऑनगोइंग फ्यूचर सब लिया है। और दूसरा जो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है 70%, जबकि सेंट्रल रूल ये बता रहा है कि 70% आपने जितने भी रिकवरी किया है अभी तक उसका 70% कितना होते हैं वो देखिए, उसके बाद जो खर्चा किया उसको माइनस करिए, बाकी का अकाउंट आप एस्क्रो अकाउंट में लाइए। ये हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बता रहा है कि आपको अभी कितना मिलने वाला है उस पे और कितने आपका अनसोल्ड है वो आप देखिए। वो देखने के बाद मान लीजिए वो 1 करोड़ आने वाला है और आपको खर्चा सिर्फ 70 लाख ही करना है, तो आपको कोई भी जो साइपन किया हुआ पैसा आपको लाने का जरूरी नहीं है, मतलब आप सेलिंग में ले रहे हैं। राइट। तो ये वो बातें हो गई, हालांकि ये बड़ी बड़ी बातें आज हमने कर ली, लेकिन यहीं पर बात नहीं रुक रही है। सीएनबीसी आवाज पर ये मुहिम जारी है, लगातार जारी है। 23 दिसंबर तक आप अपने सुझाव भेज सकते हो। रोज शाम 7 बजे हम फिर आपके पास लौटेंगे। जितनी बातें आज हमने की उसे एक को पकड़ेंगे, उसे विस्तार से और बातचीत करेंगे। विनय जी या रमेश जी में से कोई एक हमारे साथ होगा और हम देखेंगे कि आप उसमें अपने सुझाव में क्या और जोड़ सकते हैं ताकि ये कानून आपके हक में बने, ना कि किसी और के। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। जाने से पहले विनय जी, रमेश जी, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने बारीक बातें इस बिल के बारे में बताई। उम्मीद करेंगे कि आज से ही आप अपने सुझाव ड्राफ्ट करना शुरू कर देंगे और अगले 4-5 दिन हम लगातार आपके साथ हैं इस मुहिम में, ताकि आपको सही मजबूत कानून मिले और आपका घर खरीदने का सपना पूरा हो। आज की इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।